यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो नाउ एवरीथिंग इज ओके। एक बार आप लोग ओके बोल दो, क्या आवाज सही आ रही है? तो उसके बाद हम पढ़ना चालू कर देते हैं। चलिए, एक बार आप बोल दीजिए ओके सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर। तो अब आज जो है हमारा पहला लेक्चर है। आपके पास अगर बुक नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए प्यारी सी, जिसमें मिनिमम 400 पेजेस होने चाहिए, और वो 400 पेजेस हम पूरा भरने वाले हैं, पूरा हम लिखने वाले हैं। तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। आपके पास अभी तक कोई बुक नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। सर, हम कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं? हमारे सीए इंटरमीडिएट का। तो जो सीए इंटरमीडिएट का आपका जो पेपर नंबर 4 है, वो पेपर नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आपको एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का क्या आता है, वो आपको आइडिया रहेगा, लेकिन तो भी मैं क्विकली आपको 2 मिनट में बता देता हूं कि आपका पेपर नंबर 4 जो है वो क्या है एग्जैक्टली। तो पेपर नंबर 4 है, ये टैक्सेशन का पेपर है, और ये टैक्सेशन का जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है। पास होने के लिए मिनिमम चाहिए 40, और भैया एग्रीगेट 50 होना चाहिए। और अगर आपका 60 आ जाता है तो उसको एग्जेम्पशन बोला जाता है सीए में। मींस 60 आ गया तो फिर वो पेपर देने की जरूरत नहीं, और अपने को तो देने की ऐसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में हम 60 लाने वाले हैं। तो 100 मार्क का पेपर है, और ये 100 मार्क के पेपर में आपको पता रहेगा आपके 2 पार्ट होते हैं। एक तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब ये इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे होता है, अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। ये आपका 60 मार्क्स का रहता है, 60 मार्क्स का रहता है। और बाकी तुम्हारा जीएसटी रहता है, वो आपका 40 मार्क्स का रहता है। तो जीएसटी जो है वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा, और हमारा जो इनकम टैक्स है वो 60 मार्क्स का रहेगा। यस, 60 मार्क्स का। और उधर वो 40 मार्क्स का जीएसटी छोटू सा है, वो 40 मार्क्स का रहेगा। इनकम टैक्स है वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ये जो इनकम टैक्स है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जीएसटी आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, या तो आपको राजकुमार सर ने पढ़ाया होगा, या फिर आपने कहीं और क्लास ली है जीएसटी की, तो आपको किसी और प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा। तो चलिए, हम बात करेंगे ये 100 मार्क्स की। सर एक बात बताओ, ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये 100 मार्क्स में क्या कोई एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं क्या? एमसीक्यूज वगैरह कैसे? जिसमें हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकते हैं। मींस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं क्या? आंसर इज यस। और मैं बता दूं, आप कितनी भी आरएनडी कर लेना, मैक्सिमम एमसीक्यूज का आंसर सी होता है करके, ठीक है? आप देखोगे तो एमसीक्यू में अगर आप रैंडमली भी फिल कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे रहते हैं जिसका आंसर सी होता है। अगर 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे तो 100 में प्रोबेबिलिटी 25% सी की होती है। लेकिन आप देखोगे तो 100 में से ऐसा हो सकता है, ऐसा मिल सकता है कि आपको 100 में से 35 के करीब एमसीक्यू का आंसर सी मिले। जस्ट अ जोक, डोंट वरी, आप ऐसा मत करना। तो 100 मार्क का आपका ये पेपर है, पेपर नंबर 4। इस 100 मार्क को कैसे डिवाइड करते हैं तो मैं आपको बता दूं। आपके एमसीक्यूज आते हैं वो 30 मार्क्स के आते हैं। 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। यस, 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। सर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज मतलब पूरे डीटी से आएंगे क्या? आंसर इज नो। ये 30 मार्क्स जो होते हैं, इस 30 मार्क्स में से बेटा 18 मार्क्स ऐसे होते हैं जिसके आपको इनकम टैक्स से मिलेंगे एमसीक्यूज, जो हम पढ़ने वाले हैं। और 12 मार्क्स के एमसीक्यूज ऐसे रहते हैं जो आपको जीएसटी से मिलेंगे। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको हर दिन मिलेगी। आपके पास ड्राइव का लिंक रहेगा, उस पर हर दिन ये क्लास का नोट जो भी यहां पे लिखा जाएगा वो अपलोड हो जाएगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो आपको बोलूंगा वो ही आपको लिखने की जरूरत है। तो देखिए, 100 मार्क का हमारा पेपर नंबर 4, उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। 30 मार्क्स में से 18 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स का, और 12 मार्क्स का आपका आएगा जीएसटी का। उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब सर एक बात बताओ, डिस्क्रिप्टिव का मतलब जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा। और बेटा ये जो 70 मार्क्स है ना, इस 70 मार्क्स में से 2 पार्ट रहते हैं। एक तो होता है तुम्हारा पार्ट ए, और एक होता है तुम्हारा पार्ट बी। और जो पार्ट ए होता है ना, वो पार्ट ए आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड रहेगा,
और बेटा पार्ट बी है वो आपका जीएसटी से रिलेटेड रहेगा। अब पार्ट ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और ये चारों क्वेश्चन की जो मार्क्स रहेंगे, पहला क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का मिलेगा, दूसरा भी आपको 14 मार्क्स का मिलेगा, तीसरा भी आपको 14 मार्क्स का मिलेगा और चौथा भी आपको 14 मार्क्स का मिलेगा। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहे, उसके अंदर सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है 8 मार्क और 6 मार्क, या 7 मार्क और 7 मार्क्स, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर वैसा भी कर सकते हैं कि 4, 4 और फिर 6 मार्क्स, ऐसे करके 14 मार्क्स डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना, ये 14 मार्क्स का रहेगा, एक ही क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन रहेगा जो पूरा 14 मार्क्स का रहेगा। इसमें कोई पार्ट वार्ट नहीं होता, एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का। और ये जो क्वेश्चन रहता है ना, ये आपके लिए कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। मींस आपको ये तो अटेंड करना ही करना पड़ेगा। ये तो भैया आपने अटेंड किया तो ही आगे कुछ हो पाएगा, नहीं तो मतलब नहीं। पहला वाला क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो बाकी वाले जो 3 क्वेश्चन बचे ना, इन 3 क्वेश्चन में से आपको एनी 2 है वो अटेंड करने रहेंगे। आप एक काम करेंगे, ये जो इनकम टैक्स में टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 14 मार्क्स के, उसमें से पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, यू हैव टू अटेंड दैट। और बाकी वाले जो 3 क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ऐसे ही आपके जीएसटी में क्या होगा, जीएसटी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा एंड क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा और ये 14 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी 14 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी 14 मार्क्स का रहेगा। और यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा ये आपका कंपलसरी रहेगा, मींस आपको अटेंड करना ही रहेगा। और इसमें से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से आपको एनी 1 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करना रहेगा। तो आपके देखो मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो समझने की कोशिश करना। आपका पेपर मैंने बोला पेपर नंबर 4 100 मार्क्स का, जिसमें 60 मार्क्स इनकम टैक्स और बेटा 40 मार्क्स आपका जीएसटी। ये कैसे डिवाइड होते हैं मार्क्स, तो 100 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे एमसीक्यूज। और ये 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज मिलेंगे, इसमें 18 मार्क्स के जो रहेंगे वो इनकम टैक्स से रहेंगे एंड 12 मार्क्स के जो रहेंगे वो आपके जीएसटी से रहेंगे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा 70 मार्क्स का, उस 70 मार्क्स में से आपके पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में आपका इनकम टैक्स आएगा, उसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 में से आपको पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, आपको हल करना ही रहेगा। लेकिन जो बाकी के 3 क्वेश्चन रहेंगे, उन 3 क्वेश्चन में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जीएसटी में क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे 14 मार्क्स के, उसमें से आपको पहला क्वेश्चन तो मैंडेटरी है और ये 6 और 7 में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करना रहेगा। ऐसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो सर कैसे मार्क्स मिले थे, देखो इधर आपके 30 हो गए थे, अब आपको इधर 70 चाहिए, तो 70 कैसे मिलेंगे देखना। यहां पे 14 मार्क्स का ये हो गया और इसमें से आपने 2 अटेंड किए, तो 14 मार्क्स में से 14 के 2 किए तो कितना होता है, 14 में से आपने 2 किए तो आपका 14 के 2 किए तो 28 हो गया। हाँ 28 प्लस आपका 14 हो गया, कितना हो गया 42 हो गया। तो 42 मार्क्स तो आपके यहां से आ गए और ऐसे कैसे 22 आपके यहां से आ गए, तो 28 सो 28 और 42 आपके कितने हो गए, 28 उधर आ गए और 42 इधर आ गए, तो कितना 50-70 हो गया ना। तो 70 मार्क्स ऐसे आपको मिलेंगे। क्या सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, आंसर इज नो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका क्या होता है, या तो भाई मार्क्स मिलेगा या फिर 0 आ जाएगा, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए आज हम बात करेंगे वो नॉर्मल एकदम साधारण सी बात करेंगे जो आपको समझ में आ सके। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि हम पेपर पढ़ रहे हैं टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्या जरूरत है टैक्स लेने की, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, बताइए बताइए। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्या जरूरत है टैक्स लेने की।
सर गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है जिससे कि टैक्सेशन पेपर डाला जा सके सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहां पे एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसा सीपीटी में होता था वैसा नहीं होता है, यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू में भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग। चलिए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? किसी ने बोला टू रेज रेवेन्यू, कोई बोल रहा है कि मीट देयर एक्सपेंडिचर, कोई बोलता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कोई बोलता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस रहे उसके लिए, कोई बोलता है गवर्नमेंट है वो सर्विस देखती है, कोई बोलता है गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, कोई बोलता है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, कोई बोलता है डे टू डे फंक्शन करने के लिए, कोई बोलता है करप्शन करने के लिए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। कोई बोलता है सर इसलिए टैक्स लेती है जिससे कि सीए में पेपर डाला जा सके, अगर मान लो पेपर ही नहीं डाले, टैक्स नहीं लेगी तो पेपर कैसे डालेंगे हम लोगों में, इसके लिए टैक्स लेती है। किसी ने बोला टू रन द कंट्री, राइट आंसर इज यस गाइस। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? तो मैं आपको अगर साधारण भाषा में बताऊं तो गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि आपने उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको इंडिया जो है ना, उस इंडिया को रन करना है, इंडिया को चलाना है, एंड उसके साथ साथ इंडिया को आपको डेवलप करना है। तो इंडिया को चलाना है, इंडिया को डेवलप करना है, उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इंडिया को चलाना है, इंडिया को डेवलप करना है, बहुत आगे लेके जाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सर कौन कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है? अगर मैं आपको बोलूं, आपको भी अगर मैं कोई टास्क दूं कि आपको ये करना है या इस कंट्री को डेवलप करना है, आपको मैं पीएम बना दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप समझो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जरूरत तो पड़ती है कि सर हमको पावर चाहिए, और दूसरी जरूरत पड़ती है कि सर हमको पैसा चाहिए। देखो दो चीजें चाहिए, इंडिया को डेवलप करना है तो दो चीजें चाहिए गवर्नमेंट को। सर क्या क्या चाहिए? एक तो सर पावर चाहिए और दूसरा हमको पैसा चाहिए। सर पहली चीज तो ये बताओ कि पावर, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है आपको, गवर्नमेंट को अगर आपने बोला कि इंडिया को आगे लेके जाओ तो उनको यार पावर तो देना पड़ेगा ना, और दूसरा उनको पैसा देना पड़ेगा। तो पावर चाहिए और पैसा चाहिए। सर एक बात बताओ, पावर कहां से मिलेगा? पावर कहां से मिलेगा? तो हमारी गवर्नमेंट को पावर दे रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दे रखे हैं। गवर्नमेंट जो चाहे जो कर सकती है, गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा लॉ बना सकती है, जैसे चाहे वैसे टैक्सेस ले सकती है, जो चाहे वो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट को भारी पावर दे रखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब एक बात समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पावर दे रखे हैं सर, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या ऐसा भी कोई पावर दे रखा है कि गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी ले सकती है? आंसर इज यस, पावर दे रखा है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो शेड्यूल 7 होता है उसमें 3 लिस्ट होती है। आपने ये कहीं ना कहीं ऐसा सुना होगा करके, ठीक है, आपने सुना होगा ऐसे 3 लिस्ट होती है। एक तो होती है तुम्हारी यूनियन लिस्ट, और वो यूनियन लिस्ट क्या होती है कि यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर होते हैं उस पर लॉ बनाने का पावर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एक होती है तुम्हारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होती है कि स्टेट लिस्ट में जो जो चीजें दे रखी होती है उस पर लॉ बनाने का पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है कि भैया उसमें जो मैटर दे रखे हैं उस पे पावर, लॉ बनाने का पावर है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कोई मैटर है नहीं करके, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें लॉ बनाने का पावर है वो दोनों के पास होता है। तो देखो 3 लिस्ट होती है, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है तुम्हारी स्टेट लिस्ट, और एक होती है तुम्हारी कॉन्करेंट लिस्ट। और उनमें पावर दे रखा है रेस्पेक्टिव पावर के भैया जो जो लॉ बनाना है वो आप बना सकते हो। अब एक बात समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अपना है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो जो तुम्हारी यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, वो यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, उस यूनियन लिस्ट की एक एंट्री होती है, एंट्री नंबर 82, और वो एंट्री नंबर 82 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो इनकम टैक्स लगा सकते हैं, इनकम टैक्स लगा सकते हैं। और इनकम टैक्स कौन सी इनकम पे लगा सकते हैं पता है? ऑन ऑल द इनकम, ऑन ऑल द इनकम
सब इनकम पे लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया जाए, तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है उस पे चाहे तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ऐसा एंट्री नंबर 82 बोलती है यूनियन लिस्ट की। जो यूनियन लिस्ट है उस यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर जो तुम्हारा होता है 7th शेड्यूल होता है आर्टिकल 246 का। एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246 बोला जाता है, और आर्टिकल 246 का जो 7th शेड्यूल होता है उसमें यह लिस्ट दे रखी है, 3 लिस्ट। तो देखो मैंने क्या बोला, आर्टिकल नंबर 246 होता है, उसका एक 7th शेड्यूल है, और उस 7th शेड्यूल में ऐसी 3 लिस्ट दे रखी है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। और वो यूनियन लिस्ट में एक एंट्री नंबर 82 है, और वो 82 बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स लगा सकती है और इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ बना सकती है ऑन ऑल द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, एग्रीकल्चर इनकम है, उस एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जितने भी इनकम है उस पे लॉ बना सकती है, टैक्स ले सकती है। अब आप बोलोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको आप छोड़ दो, आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, एंट्री नंबर वगैरह। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में आर्टिकल्स होते हैं। शेड्यूल जो होते हैं ना उसके अंदर आर्टिकल्स रहते हैं बहुत सारे, और उसमें एक आर्टिकल नंबर 246 है, और 246 आर्टिकल के अंदर वो 3 लिस्ट दे रखी है, और वो लिस्ट के अंदर बहुत सारी एंट्रीज है। और उस एंट्री में जो यूनियन लिस्ट है, आपको इतना याद रखना है कि यूनियन लिस्ट जो है उसकी एंट्री नंबर 82 है, वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो इनकम टैक्स लगा सकती है ऑल द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता क्या? मैं बोलूंगा नहीं लगता, मैं बोलूंगा नहीं लगता, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है ना, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं। तो सर ऐसा कुछ है क्या कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे रखा हो? क्या स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकता है क्या? आंसर इज यस, ले सकता है। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, जो कृषि से आय होती है, उस पे जो टैक्स लेना है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ले सकती है। लेकिन मैं बता दूं आज स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लेती है। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पूरा एग्जेम्प्ट है, आप कितना भी कमाओ एग्रीकल्चर से। बेचारे किसान इतना कमाते नहीं है, बट मान लो अगर आप कितना भी कमाओ एग्रीकल्चर से, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ऑल्सो, तो भी पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स है वो टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर चाहे गवर्नमेंट तो टैक्स लगा सकती है। कौन सी गवर्नमेंट लगा सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये पावर जो दे रखा है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट, और वो स्टेट लिस्ट जो है ना उसमें एक एंट्री नंबर होता है, एंट्री नंबर 46 करके, और 46 में ये पावर दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स लगा सकता है। कौन सी इनकम पे? इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लगा सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। क्योंकि गवर्नमेंट को आपने बनाया है और आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को चलाना है। 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो किसकी? पावर की। पावर दे रखा है ना, जो चाहे वो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पावर दे रखे हैं। और उस पावर में 2 चीजें मैंने बताई कि यूनियन लिस्ट का एक एंट्री नंबर 82 है जो ये बोलता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, मोदी सरकार चाहे तो वो इनकम टैक्स लगा सकती है ऑल द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम पे फिर क्या टैक्स लगता ही नहीं क्या? लगा सकते हैं, लगता नहीं है आज बट लगा सकता है। कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 के माध्यम से कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स लगा सकती है किस पे? एग्रीकल्चर इनकम पे। सर एक बात बताइए, ये तो आपने बता दिया कि पावर यहां पे दे रखा है, बट पैसा कहां से आता है?
गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट पैसा कहां से लेके आएगी, समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट पैसा कहां से जुटाती है, क्योंकि पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट को, पैसा कहां से जुटाती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक बंदे का जिसका नाम है मिस्टर अमन। अमन करके एक बंदा है हमारे बैच में। अमन कहां से है अभी बता देंगे थोड़ी देर में, अमन के बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। बट एक बंदा है जिसका नाम है अमन, ये रहा बंदा अमन, ठीक है। अब आप ये मत बोलना इसका फोटो अच्छा नहीं बनाया, ये अच्छा नहीं बनाया, वो छोड़ दो, अमन है, ठीक है। अमन है। आप मुझे एक बात समझना, आप समझना इजीली, आप और गवर्नमेंट एक जैसे ही हो। अमन जो है उसका आईपीसीसी क्लियर है, और आईपीसीसी क्लियर होने के बाद में जो पीसीसी इंटरमीडिएट अभी बोलते हैं अपन, इंटरमीडिएट उसका क्लियर है। और इंटरमीडिएट के बाद ये बंदा जो अमन है, अमन यार जैसे गुस्से वाला लग रहा है, पहले उसको थोड़ा प्यारा बनाते, अच्छा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं अमन को। ओले, वाओ, अभी भी बोलो गुस्से वाला लग रहा है, ये अमन है। अमन जो है वो अमन बंदा सीए ऑफिस में आर्टिकलशिप करता है। इंटरमीडिएट जब आप पास हो जाओगे ना तो आर्टिकलशिप में जाओगे। बेस्ट टाइम रहता है सीए स्टूडेंट का आर्टिकलशिप, जिसमें 3 साल बहुत मजे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिटें करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सिर्फ आपका स्टाइपेंड कम होता है, 4000, 5000, 2000, 10,000, डिपेंड करता है अलग अलग फर्म पे। तो ये अमन है, ये आर्टिकलशिप करता है, और आर्टिकलशिप करता है किसी सीए फर्म में, अच्छी सीए फर्म में ये काम करता है। अब वहां पे हुआ क्या कि अमन को एक बंदी मिल गई सीए के ऑफिस में। तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी वही होती है कि वहीं पे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं आपके, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं, कोई कोई तो लाइफ टाइम साथ में रहता है। तो अमन को वहां पे एक फ्रेंड मिल गई, और धीरे धीरे वो तो पहले तो फ्रेंड ही थी, उसके बाद में वो धीरे धीरे गर्लफ्रेंड बन गई करके, ठीक है। किसकी? अमन की। अब अमन की गर्लफ्रेंड बन गई। अब हुआ क्या कि अगले साल, ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह बनानी नहीं चाहिए, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं जो भी क्लास में आपको एग्जाम्पल्स दूंगा वो सब एग्जाम्पल जो है वो इमेजिनरी है, मीन्स काल्पनिक है। उसका ना आपके ना मेरे किसी के भी वास्तविक जीवन से लेना देना है, किसी के भी वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के वास्तविक जीवन से लेना देना है तो ये मात्र एक संयोग हो सकता है, संयोग मीन्स कोइंसिडेंस हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को सीरियसली ना ले, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, अमन, तो अमन की एक गर्लफ्रेंड है। अब एक बात समझना, अगले महीने क्या है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। बर्थडे, जिसको हम लोग ऐसे बर्थडे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बर्थडे। क्या बोलेंगे? बर्थडे। तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, कब है? अगले महीने। सहेली का बर्थडे है अमन की। अब हुआ क्या, तो बर्थडे होता है तो आजकल एक मतलब अलग ही ट्रेंड मार्केट में चलता है, ऐसे सरप्राइज दिए जाते हैं बर्थडे पे। तो अमन ने पूरा सरप्राइज प्लान किया कि उस टाइम क्या करेंगे, कैसे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पार्टी देंगे, केक कहाँ काटेंगे एंड ऑल। उसने पूरा प्लानिंग किया, ठीक है, कि भाई गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट देना है, उसके साथ में खाना वहाँ पे खाएंगे, लंच वहाँ करेंगे, डिनर वहाँ करेंगे, उधर घूमने जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे उन्होंने सब डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जैसे ही अमन ने ये डिसाइड किया तो सबसे पहला एक सीए स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला आता है कि बजट कितना होगा। सबसे पहला अमन ने सोचा कि भैया ये सब करने के लिए बजट कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए। तो सबसे पहले उसने बनाया बजट। ये कौन बोल रहा है ओए हो जाएंगे, क्या थप्पड़ खाएगा पागल बच्चे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बजट कितना है वो सबसे पहले उसने डिसाइड किया। तो बजट पता चला कि भाई, अच्छा उसने काउंट किया, कैलकुलेटर तो होता ही है, सब काउंट किया कि भाई अपने को कितना पैसा चाहिए, 10,000। मान लो 10,000 जो है वो 10,000 लगने वाला है, किसके लिए? बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब 10,000 कहां से लाएगा अमन? आप ही मुझे बताओ। एक अमन है, वो सीए आर्टिकल है, वो कहां से लाएगा 10,000? तो सबसे पहले तो अमन क्या करेगा, देखेगा कि भैया अपना पगार भी तो आने वाला है, क्योंकि आर्टिकलशिप कर रहा है तो आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड भी तो आने वाला है। तो स्टाइपेंड अगले महीने आ जाएगा तब तक, और वो स्टाइपेंड से उसको मिल जाएगा 5,000। तो 5,000 जो है वो अमन का खुद का, यू कैन से दैट द बिजनेस प्रोफेशन जो भी है, जो ये स्टाइपेंड जो उसको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? स्टाइपेंड मिलने वाला है 5,000। आप मुझे बताओ बाकी के 5,000 कहां से जुटाएगा? आप कपिल मुझे बताओ कहां से लाएगा बाकी के 5,000? 5,000 तो उसको स्टाइपेंड मिल जाएगा, बाकी के 5,000 कहां से लाएगा? बाकी के 5,000 कहां से लाएगा? अच्छा, किसी ने बोला मम्मी पापा से मांगेगा।
किसी ने बोला नहीं फ्रेंड से मांगेगा, किसी ने बोला बोरो करेगा। वाओ, ये बोलता है कि किडनी बेचनी पड़ेगी। ये भगवान, किडनी सिर्फ आईफोन के लिए बेची जाती है बस, बाकी किसी के लिए नहीं, दोस्त से लेगा। चलिए तो मैं बताऊं, सबसे पहले जिसने मुझे बोला मम्मी पापा से मांगेगा, आंसर इज यस। तो एक बार तो क्या होता है, 5,000 तो उसको यहां से मिल गए ऑफिस से, बाकी वाले 5,000 और चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, मम्मी पापा से मांगेगा कि मम्मी मम्मी मुझे है ना कुछ पैसे दे दीजिए ना, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और उसको पार्टी देनी है। तो मम्मी बोलेगी यार बर्थडे उसका है तो वो पार्टी देगा ना, तू पार्टी क्यों दे रहा है? तो मम्मी को बोलेगा नहीं नहीं मम्मी, हमारे केस में ऐसा रिवर्स मॉर्गेज चलता है, हमारे केस में ऐसा रिवर्स चार्ज चलता है, जैसा जीएसटी में रिवर्स चलता है कि बर्थडे उसका है तो पार्टी हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। अब ऐसा मम्मी से आपने मांग लिया, मम्मी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मम्मी बड़ी नादान होती है। आप सिर्फ खाना खाना छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, या चुप चुप के खाइए, मम्मी के सामने मत खाइए करके, ठीक है। और मम्मी जब बोलती है खाना खाने का, बोलने का भूख नहीं है मुझे, अच्छे से ढंग से बात मत करिए, तो मम्मी को पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ पैसे की जरूरत है। तो मम्मी से इसने पैसे मांगे और मम्मी ने मान लो बड़ी मुश्किल से मम्मी ने यहां पे 3,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब इसको 2,000 और चाहिए, 2,000 और चाहिए करके, ठीक है, 2,000 और चाहिए। अब 2,000 कहां से लाएगा? तो सीधी सी बात है, वो अपने फ्रेंड से लाएगा। 2,000 रुपया किससे मांगेगा? फ्रेंड से मांगेगा। अमन जाएगा अपने फ्रेंड के पास में, अमन का कोई फ्रेंड है मान लो राकेश, राकेश के पास जाके बोलेगा हाय राकेश, राकेश एक काम करना प्लीज यार, 2,000 देना, भाभी का बर्थडे है करके, ठीक है। तो भाभी का बर्थडे है, उसके नाम पे 2,000 फ्रेंड से मांगेगा। एक बात बताऊं, ये अमन में और हमारी गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है। अमन में और हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, गवर्नमेंट भी सेम वैसी की वैसी है जैसा अमन है। तो गवर्नमेंट सर एक बात बताओ, ये पैसे का जुगाड़ कहां से करती है, कहां से पैसा लेके आती है? क्योंकि आपने बोला कि पावर तो दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट पैसा भी तो चाहिए, इंडिया को चलाना है, डेवलप करना है, पैसा कहां से लाएंगे? तो देखिए, पैसा लाने के 3 सोर्स होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? खुद के बिजनेसेस करती है। गवर्नमेंट जो है वो खुद के बिजनेसेस करती है और खुद के बिजनेसेस से पैसा लाती है। अब वो बोल सकते हो गवर्नमेंट के बिजनेस इतने सक्सेसफुल होते नहीं है, बट ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खुद के बिजनेस करती है और बिजनेस से पैसा जुटाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। आपने सुना होगा जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसके में आप डीजल पेट्रोल भराते हो। अगर मान लो आज आप रिच हो तो पैसे भी आजकल पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए भी ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए। तो अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या फिर बीपीसीएल है, ये सब कंपनियां जो है वो गवर्नमेंट की मेजर होल्डिंग है। इसमें गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा होल्ड करती है। तो रेलवे में तो पूरा ही गवर्नमेंट का है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, फिर बीपीसीएल है, वैसे का वैसे एक ओएनजीसी है करके, ठीक है, वैसे का वैसे आपने देखा होगा एसबीआई बैंक में गवर्नमेंट का होल्डिंग है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा एलआईसी जो है ये गवर्नमेंट का है। तो ये जितने भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट की 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रहती है, तो इससे गवर्नमेंट सबसे पहले पैसा जुटाती है। सबसे पहले गवर्नमेंट पैसा इससे जुटाती है कि इन लोगों से, ये जो जो कमाएंगे उनमें से बोलेंगे पैसा दो करके, ठीक है, तो यहां से पैसा लेती है। उसके बाद में हाँ बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पंजाब नेशनल बैंक बोल दो, आप यूनियन बैंक बोल दो, दुनिया भर की चीजें बोल दो, गवर्नमेंट बहुत सारी जगह घुसी हुई है, गवर्नमेंट का बहुत सारी जगह से इनकम। आप बीएसएनएल बोल दो, एयर इंडिया बोल दो, अभी तक तो एयर इंडिया भी गवर्नमेंट का ही था, आगे जाके टाटा को चला जाएगा, बट अभी तक तो गवर्नमेंट का ही है। तो वो सब चीजें हैं, वहां से पैसा जुटाती है। अगर गवर्नमेंट की जो नीड है ना, वो नीड अगर बिजनेसेस से जो पैसा आता है उससे पूरी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा मांगती है अपने पेरेंट्स से। एक बात बताओ, अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स में गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है? आपको जन्म किसने दिया? आपके पेरेंट्स ने, तो वो आपके पेरेंट्स है। गवर्नमेंट को जन्म किसने दिया? लोगों ने दिया, आपने, हमने दिया। हम जब वोट करके आए थे, सेल्फी लेके आए थे, तो गवर्नमेंट्स को जन्म हमने दिया, तो हम गवर्नमेंट के पेरेंट्स है। तो वो लोगों से पैसा मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। वो कौन से फॉर्म में पैसा मांगते हैं? टैक्सेस के फॉर्म में। अब एक चीज समझना, टैक्सेस जो होते हैं ना, वो मेनली 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स
और एक होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात समझना, ये डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, तो मैं बता दूं डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्सेस आते हैं ना, वो अभी के लिए आप ये समझो इनकम टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जैसे जीएसटी है, या कहीं कहीं एक्साइज लगता है, या कस्टम लगता है, ये सब तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात होती है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये तुम्हारे डायरेक्ट टैक्सेस है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, सबसे पहला गवर्नमेंट बिजनेसेस करेगी, जैसे ये लंबे चौड़े बिजनेसेस की लिस्ट दी मैंने। दूसरा अपने पेरेंट्स से पैसा मांगेगी, और गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है, आप लोग। कौन से फॉर्म में मांगती है, टैक्सेस के फॉर्म में। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, एक तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात समझना, गवर्नमेंट की जितनी नीड है उतना पैसा यहां बिजनेस से नहीं मिलता, या पेरेंट से टैक्सेस के फॉर्म में नहीं मिलता, तो आपने सुना होगा गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है। आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ करके उससे लोन ले लिया, या किसी और कंट्री से लोन ले लिया। तो वो लोन लेते हैं, तो फ्रेंड से लोन ले रहे थे ना वो यहां पे अमन, वैसा गवर्नमेंट भी वही करती है, अपने फ्रेंड कंट्री से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से वगैरह क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। हम जो यहां बात करेंगे वो इस पार्ट पे बात करेंगे, दैट इज टैक्सेस के पार्ट पे। सर एक बात बताइए, आपने यहां पे लिखा है टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर एक बात बता दीजिए, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो मैं बताऊं आपको, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली जिस पर्सन का टैक्स है ना वो उसी से कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। देखिए मैंने क्या बोला, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, कि जिस पर्सन का टैक्स है ना वो उसी से कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा इनकम टैक्स है मान लो, तो मेरा इनकम टैक्स मुझी से कलेक्ट करेंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आपके पापा ने जो इनकम कमाई, उनका जो इनकम टैक्स है वो उन्हीं से कलेक्ट करेंगे। आपकी मम्मी ने इनकम टैक्स जो कमाया इनकम, उस पे जो टैक्स लेंगे वो उन्हीं से कलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर इनकम टैक्स। मींस क्या होता है कि जिसका टैक्स है ना वो उसी से कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मींस डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, जिसका टैक्स है उसी से ले लो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी वगैरह बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखिए जिस पे टैक्स जा रहा है ना, जिससे टैक्स ले रहे हैं वो उससे कलेक्ट नहीं करते, किसी और पर्सन से करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो बर्डन होता है ना वो कस्टमर पे शिफ्ट होता है। अल्टीमेट जो बर्डन होता है वो कस्टमर पे शिफ्ट होता है, अल्टीमेट यूजर पे शिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो आप लोगों ने जो फीस पे किया है हमको, तो आपने पेमेंट किया बीबी वर्चुअल को, आपने जो भी पेमेंट किया 6000 7000 जो भी आपने डीटी के लिए पेमेंट किया या जो भी आपने कॉम्बो लिया उसके लिए पेमेंट किया, तो पेमेंट करते टाइम आपने क्या किया, अपना एक फीस पेमेंट कर दिया। आपको पता है उसमें से 18% आपने मोदी जी को भी पे किया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द जीएसटी। तो आपने जो पे किया उसमें से क्या होगा कि हम उसमें से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो देखिए यहां पे इनडायरेक्टली हो रहा है पे, कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट को पे हम कर रहे हैं बट वो हमारा टैक्स नहीं है, वो कोई हमारा टैक्स नहीं है, वो तो हमने आपसे कलेक्ट किया। तो आपसे कलेक्ट करके और एज इट इज हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि टैक्स किसी और का होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट किसी और से करती है, बट अल्टीमेट बर्डन है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है कोई भी गुड्स का या सर्विसेज का, अल्टीमेट बर्डन उस पे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया, तो आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया, मान लो जियो का, वोडाफोन का, एयरटेल का, आपने 100 रुपए का रिचार्ज कराया, उसमें भी जीएसटी था। वो जीएसटी आपने 100 रुपए किसको दिए, वोडाफोन को दिए या आइडिया को दिए, जिसको भी दिए। अब एक बात समझना, आपने जो 100 रुपए वोडाफोन को दिए उसमें से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को पे होगा, वो कौन पे करेगा, वोडाफोन पे करेगी, बट वोडाफोन का खुद का टैक्स थोड़ी था, खुद ने थोड़ी बेयर किया है, वो तो आपसे कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेरे को आप एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए आप, कि सर गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा, इजी मतलब गवर्नमेंट इजीली कलेक्ट कर लेती है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, बताइए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी रहता होगा।
DT या IDT इजी, गवर्नमेंट को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी कलेक्ट हो जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं DT, कुछ लोग बोल रहे हैं IDT। कौन सा टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी है? अच्छा, यहां पे बच्चे बट गए दोनों पार्ट में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर IDT ज्यादा इजी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर DT ज्यादा इजी है। मैं बता दूं, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना जो है ना, वो हमेशा आपका, यस सबका चैट मुझे दिख रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना IDT ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी है IDT ज्यादा इजी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? गवर्नमेंट ये टैक्स है ना वो इजीली कलेक्ट कर लेती है, इसके लिए ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट नहीं आती, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा ऐसे मतलब वो खर्चे करने की जरूरत नहीं है, इजीली कलेक्ट हो जाता है ये वाला एज कंपेयर टू ये वाला। इसका रीजन क्या है कि एक बात बताओ, जो ये GST होता है ना, ये जो पे कर रहा होता है उसको पता ही नहीं होता वो टैक्स पे कर रहा है। आप समझ रहे हो? ये जो टैक्स ऐसा होता है जो पे कर रहा होता है उसको पता ही नहीं होता वो टैक्स पे कर रहा है। आपने जब फीस पे किया टैक्स के लिए, आपने जब एडमिशन लिया, आपने तो यही बोला ना सबको कि बीबी सर को हमने इतना पेमेंट किया है, हमने DT के लिए इतना पेमेंट किया। आपने ये बोला है उसमें कि इसमें से 18% हमने मोदी जी को दिया है, आपको पता ही नहीं है। आपने 100 रुपए का रिचार्ज कराया, तो रिचार्ज कराते टाइम आपने 100 रुपया वोडाफोन को दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है आपने इसमें से कुछ गवर्नमेंट को भी दिया है। तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जो अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है ना, उसको पता ही नहीं होता वो टैक्स भर रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी पड़ता है। गवर्नमेंट जो है वो इजीली ये वाला टैक्स कलेक्ट कर लेती है। लेकिन बेटा ये वाला जो इनकम टैक्स है ना, इसमें सीधा है ना दिल पे दुखता है, सीधा दिल पे दुखता है। आप सोचो, आप 100 रुपए कमाओ, 100 रुपए आप कमाओ बड़ी मेहनत करके, ठीक है, बड़े खून पसीना करके 100 रुपए आप कमाओ करके, ठीक है, और उसमें से आपको अगर 30 पैसे 40 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़े, कितना दिल पे दुखेगा। सीधा यहां पे दर्द होता है, पता है, सीधा यहां पे दिल दुखता है करके, ठीक है, सीधा यहां पे दर्द होता है, वो इनकम टैक्स में होता है। तो यहां पे लोग चोरिया वोरिया करने की ज्यादा ट्राई करते हैं, क्योंकि यहां सीधा दिल पे दर्द हो रहा है ना, दिल पे दुखता है करके, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सीधा दिल पे दुखता है, क्योंकि आप सोचो जब आप बड़े हो जाओगे, CA बन जाओगे, जब आप 100 रुपए कमाओगे, आपको उसमें 30 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। और अभी तो मैं बताऊं, निर्मला सीतारमण जी ने थोड़े दिन पहले ऐसा किया, आप अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो, जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है साल की, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है साल की, उनको पता है 43% टैक्स लगता है। 43%, 43%, दैट इज द 43% टैक्स लगता है इफ योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ रुपीज। 5 करोड़ से ज्यादा मीन्स 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, देन योर टैक्स इज 43%। सोचो कितना दिल पे दुखता होगा। किसी बंदे ने, बेचारे ने 10 करोड़ कमाया बड़ी मेहनत करके, ठीक है, और वो 10 करोड़ में से आउट ऑफ 10 करोड़ लाइक 4.3 करोड़ है, वो तो किसको देना पड़ेगा, सीधा मोदी जी को देना पड़ेगा, वो तो सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा। सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जो डायरेक्टली आपको दिल पे दुखता है। तो यहां पे इसको कलेक्ट करना इतना इजी नहीं है। लोग इसमें बड़े झोल करते हैं, लोग इसमें बड़ी प्लानिंग करते हैं, लोग इसमें बड़े अवॉइडेंस करते हैं एंड ऑल टैक्स में, तो वो इनकम टैक्स है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, ये वाला टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा इजी है, बट ये वाला टैक्स कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब एक बात बताऊं,
ये वाला टैक्स कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया पता है, कुछ दिमाग लगाए, और दिमाग लगा के उन्होंने ऐसे एक टॉपिक डाला है टीडीएस। आपने कहीं सुना टीडीएस? टीडीएस नाम सुना आपने? टीडीएस आपने नाम सुना? टीडीएस आपने नाम सुना? टीडीएस आपने कहीं नाम सुना? टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसा नाम सुना टीडीएस आपने? टीडीएस नाम सुना सबने? ये टीडीएस क्या होता है पता है आपको? टीडीएस क्यों डाला? क्योंकि लोगों के यहां दिल में दुखता था ना, हाँ लोगों के यहां पे नमन दिल में दुखता था, आस्था दिल में दुखता था लोगों को, तो गवर्नमेंट ने टीडीएस टॉपिक डाला। टीडीएस क्या होता है हम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हम लास्ट में पढ़ेंगे जब अपना बैच ओवर होने आएगा, लास्ट टॉपिक आएगा वो टीडीएस। इसमें क्या होता है पता है कि जब आप टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको जो पैसा मिलता है ना उसमें से आगे वाला बंदा पहले ही टैक्स काट के और आपका गवर्नमेंट को जमा करा देता है। मींस पहले ही आपका जो टैक्स है वो काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, तो मान लो आपको सैलरी जो मिलेगी ना उसमें से कुछ पैसा आपका एम्प्लॉयर कट करके पहले ही गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, आप जब सीए बन जाओगे, आपने अपनी प्रैक्टिस चालू की, तो प्रैक्टिस में आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी, तो वो प्रोफेशनल फीस में से कुछ पैसा पहले ही काट के और गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा, पहले ही काट के और गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। टीडीएस क्यों लाया पता है? टीडीएस क्यों लाया उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं, बड़ा इजीली समझ जाओगे। टीडीएस क्यों लाया? क्योंकि लोगों के पास जब पैसा सब आ जाता है और फिर अगर गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि आपके पास पैसा आ गया और फिर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, तो बड़ा दुख होता है। और वो दुख को कम करने के लिए टीडीएस लाया कि जब पैसा आ रहा है ना उसी में से कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को पहले ही जमा करवा दो। इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स होता है, प्लीज आप जीएसटी से इसको कनेक्ट ना करे करके, ठीक है? यहां पे इनकम टैक्स की बात हो रही है कि आपको जहां से इनकम होती है ना उस इनकम से ही काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। इसको एक एग्जांपल से आप इजीली समझ पाओगे। मैंने आज आपको बोला कि आपके पास में एक अच्छी सी नोटबुक चाहिए, और नोटबुक चाहिए क्लासमेट की। मैंने ऐसा बोला, क्लासमेट की एक अच्छी सी नोटबुक चाहिए, प्यारी सी, आपके चेहरे जैसी। अब आपको एक नोटबुक खरीदनी है, आप गए आज अपनी मम्मा के पास और मम्मा को जाके बोलते हो कि मम्मा मम्मा मुझे एक नोटबुक खरीदनी है, आप मुझे 70 रुपीज दे दीजिए। 70 रुपीज की नोटबुक है, आपको नोटबुक खरीदनी है। आपने अपनी मम्मी से बोला मम्मी मुझे 70 रुपीज दीजिए, मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं देती हूं। मम्मी ने चेक किया, मम्मी के पास 70 रुपीज खुला नहीं था, छुट्टा नहीं था, मीन्स 70 रुपीज नहीं था। उन्होंने आपको 100 रुपीज दे दिया, 100 रुपीज आपको दे दिया और आपको बोला कि ले ये 100 रुपीज ले बेटा, तू नोटबुक ला लेना और 30 रुपीज तू मुझे वापस कर लेना। अब आपने नोटबुक ला ली और नोटबुक लाने के बाद 30 रुपीज जो है वो आपके पास ही थे। मान लो 10 डेज के बाद मम्मी आपसे मांगती है वापस वो 30 रुपीज, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। दो चीजें हो सकती है, एक तो ये कौन सा 30 रुपया, कौन सा 30 रुपया, वो तो है ही नहीं, मैंने खर्च कर लिया। एक तो यही हो सकता है कि कौन सा 30 रुपया, मैंने खत्म कर दिया, वो तो खर्च कर लिया, मैंने बड़ा पाव खा लिया, ठीक है, समोसा पाव खा लिया मैंने, कौन सा 30 रुपया, आई डोंट हैव दैट 30 रुपीज। एक तो ये रिएक्शन हो सकता है। दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि ले ये 30 रुपये, आपके पास 30 रुपये है, ठीक है, आप उसको 30 रुपये मम्मी को दोगे, ठीक है, ये 30 रुपये मम्मी को दोगे, ले ये 30 रुपये, ले ये 30 रुपये, इतना गुस्सा होगे दोगे ना, ये ले 30 रुपये, क्या मैं खा के जा रहा था, मैं क्या विजय माल्या हूं, क्या मुझे तुम चोर समझती हो, मैं क्या चला जाके खा के चला जाता, मैं करोड़पति बन जाता 30 रुपये में, दे ही तो रहा था, मेरे पास ही तो था, अपने घर में ही तो था। कितना दुख होता है आपको। शायद मम्मी ने आपको 70 दिया होता ना तो इतना दुख नहीं होता जितना 100 दे के 30 रुपया वापस मांगने में होता है। जितना आपको 100 देके और 30 रुपया वापस मांगने में होता है ना दुख, उतना ही लोगों को इनकम टैक्स में होता था। आप समझिए कि आपको इनकम पूरी आ गई और फिर आपको बोला 30 रुपया गवर्नमेंट को दे दीजिए, टैक्स भरिए, तो आपके दिल में बड़ा दुख होता था। क्या होता था? दो चीजें होती थी, काई का टैक्स भरने को पैसा ही नहीं, सब उड़ा दिया करके, ठीक है, या तो टैक्स भरने को पैसा ही नहीं, सब उड़ा दिया, या फिर टैक्स भरने को पैसा है बट दिल में बड़ा दुख होता है, दुख होता है, निराशा होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं करके, ठीक है, आंसू टपकने लग जाते, बोले टैक्स भरना है 30 रुपया। इसके लिए उन्होंने कंसेप्ट टीडीएस निकाला।
टीडीएस कितना प्यारा कंसेप्ट है कि आपको इनकम जो आएगा ना उसी में से पहले ही मम्मी क्या करेगी, पहले 30 रुपया काट के ही देगी, ठीक है, 30 रुपया काट के 70 रुपए ही देगी, तो आपकी जिंदगी 70 रुपए में चल सकती है। आपका टैक्स पहले ही गवर्नमेंट को जमा हो गया करके, ठीक है, आपका जो टैक्स है वो पहले ही गवर्नमेंट को जमा हो गया। वैसा हम सब टीडीएस में पढ़ने वाले हैं। अब मुझे एक बात और समझना, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्टली कलेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जिसको कलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि लोगों के दिल में दर्द होता है। यहाँ पे ज्यादा दर्द होता नहीं है, इजीली कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कस्टमर को कि वो इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी पे कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है समझने की कोशिश करना। ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स है ना, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, और ये रिग्रेसिव इन नेचर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड रिग्रेसिव इन नेचर? आपने कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। मींस जितनी आपकी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। जैसे आपकी इनकम मान लो 2.5 लाख रुपए तक है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना। आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको थोड़ा टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी इनकम जो है वो मान लो 1 करोड़ से ज्यादा है और ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, 43% टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर मींस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी योर टैक्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। और आपकी इनकम है ही नहीं, आपको टैक्स भरना ही नहीं है। अगर आप 2 लाख की कमाते हो, 3 लाख की कमाते हो, ठीक है, सबको जो है आपको टैक्स भरना ही नहीं है। ज्यादा इनकम कमाओगे तो ज्यादा टैक्स भरना है। दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। और ये जो है ना, ये रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि लाइक आपकी इनकम से कोई मतलब ही नहीं है, आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोई भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करोगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। भले आप गरीब हो अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हो अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके और एक बर्गर खाओगे तो वो बर्गर पे जितना टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाएगा, अगर मुकेश अंबानी का बेटा आके कल बर्गर खाएगा तो उससे भी उतना ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा पैसे वाला है तो उससे ज्यादा टैक्स ले लो, नहीं। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जो है ना वो रिग्रेसिव इन नेचर है। ये रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि भैया आपकी इनकम से इसमें कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करोगे उस पर टैक्स लगेगा। आप भले कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। और आरिफ जो है ना, इसको प्रोग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स भरना है। आपकी इनकम अगर 2, 3, 4, 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। कैसे नहीं लगता वो अपन देखेंगे, सब चीजें करके इनकम टैक्स में सब चीजें हम देखने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स किससे मिलता होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से या डायरेक्ट टैक्सेस से? ज्यादा पैसा किससे आता होगा? गवर्नमेंट को ज्यादा खजाना किससे भरता होगा? हाँ, ये नोटिंग आपको सब अलग से अपलोड होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। जब मैं नोट डाउन करने का बोलूं तभी आपको करना है। मुझे बताइए, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा किससे मिलता होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से? सुरभि रुक जाइए, सब आ जाएगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से? कोई बोल रहा है डायरेक्ट, कोई बोल रहा है इनडायरेक्ट, कोई बोल रहा है इक्वल आता है। देखो, अगर मैं बोलूं ना ज्यादा पैसा किससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो सिंपली इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बट इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा मिलता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से थोड़ा कम है, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स बेस बहुत बड़ा है। मींस कोई भी, हर किसी को जीएसटी पे करना है, हर किसी को, गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी पे करता है। ये इंडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम ऐसे, मान लो किसी ने बोला पेट्रोल की रेट क्यों बढ़ी है, तो बोला तुम थोड़ी टैक्स पे करते हो। ये हर कोई टैक्स पे करता है, आप भी टैक्स पे करते हो, आप भी टैक्स पे करते हो। एक छोटी सी माचिस जो है ना खरीदते हो आप 2 रुपए की, 1 रुपए की, उस पर भी आपका टैक्स होता है।
तो हर कोई टैक्स पे करता है। तो यहां पे अक्षित जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज इसका टैक्स बेस बहुत बड़ा है। जीएसटी है, उसके साथ में एक्साइज भी है। अगर आप एक्साइज गिनने जाओ तो बहुत ज्यादा एक्साइज मिलता है। एक्साइज जैसे अल्कोहलिक लीकर पे, टोबैको प्रोडक्ट पे आपने सुना होगा एक्साइज लगता है, तो एक्साइज बहुत है। उसके साथ में कस्टम देखोगे कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो बेस बहुत बड़ा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स से वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि टैक्स बेस बहुत बड़ा है। एक्साइज है, उसके साथ में आप जीएसटी है, जीएसटी के साथ में कस्टम है। देखो आपको मैं बताऊं, जीएसटी आजकल हर मंथ का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्ट होता है। ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी है वो हर महीने सिर्फ जीएसटी कलेक्ट होता है। तो एक्साइज के आंकड़े अलग है, फिर उसके कस्टम के आंकड़े अलग है। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा रहता है। चलिए अब अपन आज कुछ कॉमन सी बातें कर रहे हैं, और उस कॉमन सी बातों में मुझे एक बात बता दीजिए कि हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, बट हम क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे या फिर इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे? आप मुझे बताइए, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे या इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे? मुझे इस एक्ट और लॉ में फर्क बता दीजिए। मुझे आप इनकम टैक्स एक्ट और लॉ में फर्क बता दीजिए कि सर ये एक्ट होता है और ये लॉ होता है। आप मुझे इनकम टैक्स एक्ट और लॉ में फर्क बता दीजिए। सर ये एक्ट है और ये लॉ है। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे? अरे वाह, बहुत सारे लोग एकदम सही सही बता रहे हैं करके। ठीक है, बहुत सारे लोग बड़ा सही सही बोल रहे हैं। देखिए, हम जो पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे। इनकम टैक्स लॉ जो है, अब आप बोलोगे लॉ का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपका जीएसटी हुआ होगा या आपका लॉ सब्जेक्ट हुआ होगा तो आपको ये चीज बताई गई होगी। देखिए, लॉ जो होता है ना वो एक वाइडर टर्म होता है। जैसे ये जो है ये लॉ है, ये जो है ये लॉ है, ये लॉ है, और इस लॉ के अंदर बहुत सारी चीज आती है। जैसे एक्ट जो है वो इसका कैप्टन होता है, उसके बाद रूल्स इसके अंदर आते हैं। एक्ट है, रूल्स है, उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं वो आते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं वो आते हैं, उसके बाद में केस लॉज आते हैं। ये सबकी जब हम स्टडी करते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो आप सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ोगे, आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ोगे। और इनकम टैक्स लॉ का मतलब क्या हुआ कि हम इनकम टैक्स एक्ट की भी बात करेंगे, इनकम टैक्स रूल्स की भी बात करेंगे, इनकम टैक्स में कुछ नोटिफिकेशन है उसकी भी बात करेंगे, कुछ सर्कुलर्स होते हैं उसकी भी बात करेंगे, कुछ केस लॉज की भी बात करेंगे। इन सबका जब कंबाइन स्टडी करते हैं ना तब हम बोलते हैं हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे। अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने कि एक तो जीएसटी एक्ट था और एक जैसे वैल्यूएशन रूल्स वगैरह थे। वैल्यूएशन रूल्स आपके हैं या नहीं आई डोंट नो, बट जैसे रूल्स वगैरह भी बहुत सारे थे। तो रूल्स क्या होते हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे एक्ट में एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे इनकम टैक्स में एक्ट में एक सेक्शन है 32 और 32 सेक्शन बोलती है कि आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। कौन सी रेट से? रेट में भी प्रिस्क्राइब। और रेट कहां प्रिस्क्राइब की है? रूल्स में। रेट जो प्रिस्क्राइब की है वो रूल्स में की है। तो रूल्स जो है ना वो एक्ट को सपोर्ट करते हैं। So to support the act, they always make the rules. So rules is going to support the act. So we will study the rules also. उसके बाद में कुछ नोटिफिकेशंस रहते हैं, कुछ सर्कुलर्स रहते हैं, कुछ केस लॉज होते हैं करके। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा हमने लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने लॉ पढ़ा है। तो हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे। देखो, ये जो लॉ है ना ये एक इंडियन क्रिकेट टीम है। इंडियन क्रिकेट टीम, जब बोलूंगा मैं इंडियन क्रिकेट टीम तो लॉ।
और उसके अंदर विराट कोहली भी है, उसके अंदर रोहित शर्मा भी है, उसके अंदर ऋषभ पंत भी है, उसके अंदर जसप्रीत बुमराह भी है, उसके अंदर मोहम्मद शमी भी है, उसके अंदर रविचंद्रन अश्विन भी है। तो ये सब लोगों को जब अपन साथ में देखते हैं तो उसको बोलते हैं लॉ। तो लॉ का मतलब एक इंडियन क्रिकेट टीम, और मैं यहां पे आपको इंडियन क्रिकेट टीम पढ़ाने वाला हूं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, तब जाके आपको जो है वो पूरा नॉलेज होगा। अब एक बात समझना, ये एक्ट क्या होता है? एक्ट इज अ मेन प्रोविजन होते हैं करके, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स में बहुत सारी सेक्शंस रहेगी, वो एक्ट में दे रखी है। रूल्स उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे बोला हुआ है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब किससे करते हैं? रूल से करते हैं। अब एक बात समझना, ये नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन कोई भी चीज को नोटिफाई करने के लिए, जैसे मान लो जीएसटी का आज आपका 18% रेट है, वो रेट को कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, वो नोटिफाई कर सकते हैं करके, ठीक है। लॉ में ऐसी चीजें दे रखी होती है। जब इनकम टैक्स एक्ट बनता है ना, तो एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, मान लो एज मे बी नोटिफाइड, तो नोटिफाइड मतलब वो नोटिफिकेशन निकाल के, और नोटिफिकेशन निकाल के उस अमेंडमेंट का इफेक्ट देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आज जीएसटी का रेट है वो 18% है। एक्ट में उन्होंने लिखा कि जीएसटी रेट विल बी 12% फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड। तो फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड मतलब नोटिफाई होगी डेट, उसके बाद में 12% हो जाएगा जीएसटी। तो मान लो वो जीएसटी 12% हो गया एज द डेट मे बी नोटिफाइड, तो वो नोटिफाई किसके थ्रू करेंगे? नोटिफिकेशन के थ्रू करेंगे, और वो नोटिफिकेशन लेके आएंगे और उस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करेंगे? उसको नोटिफाई करेंगे। अब एक और चीज समझना, एक होते हैं सर्क्यूलर्स। ये सर्क्यूलर्स क्या होते हैं? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, उसके इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स को कुछ भेजना है, ऑफिसर्स को बोलना कि ये चीज है, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर। सर्क्यूलर मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं। किसी वर्ड को, मान लो किसी को कोई कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करना है, तो दे इशू द सर्क्यूलर। ये सर्क्यूलर आप पे बाइंडिंग नहीं होते, मींस हम पे बाइंडिंग नहीं होते, ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने निकाला है सर्क्यूलर, तो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होगा, हमारे पे बाइंडिंग नहीं होगा। अगर हमको लगता है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हमको नहीं लगता हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सर्क्यूलर इज नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, इट इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट। उसके बाद में कुछ केस लॉस होते हैं। ये केस लॉस क्या होते हैं सर? केस लॉस क्या होते हैं कि जैसे एक बात बताऊं, हर चीज लॉ में नहीं लिखी हो जाती। हर चीज अगर लॉ में लिखने चले गए तो लॉ इतना बड़ा बन गया जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब डिस्प्यूट होते हैं, तो डिस्प्यूट होने के बाद वो केस बनता है। केस हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और उनका फिर जो जजमेंट आता है, वो जजमेंट को बोला जाता है केस लॉ। और हमको केस लॉस भी देखने पड़ते हैं। जैसे सीए फाइनल में तो मैं बता दूं आपको 150 केस लॉ पढ़ाए जाएंगे सीए फाइनल में। सीए इंटरमीडिएट में एक भी केस लॉ नहीं है, बट मैं कहीं कहीं आपको बताऊंगा कुछ अच्छे केस लॉस के बारे में कि देखिए कोर्ट ने कैसे बोला, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने इसको कैसे कंफर्म किया, तो वो सब चीजें मैं आपको कहीं ना कहीं पे बताऊंगा। तो जो केस लॉस होते हैं ना, केस लॉस क्या होता है? कोर्ट के जजमेंट, और कोर्ट ने जो बोला, कोर्ट ने बोला वो फाइनल। कोर्ट ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज बोल दी, दैट इज द फाइनल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। लॉ ऑफ लैंड मींस भैया इसके ऊपर और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो फाइनल, लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये ओवरराइड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ऐसे कैंसिल करवा सकते हैं। कैसे पता है? लॉ में अमेंडमेंट करके। ये लॉ में अमेंडमेंट करके, जैसे कोई लॉ है उस लॉ में अमेंडमेंट करके ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उड़ा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं। अगर लॉ में, पार्लियामेंट के पास सबसे बड़ा पावर है लॉ का। तो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दैट इज द फाइनल, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी अगर मान लो कैंसिल करना है, तो ये लोग क्या करेंगे पता है? एक्ट में अमेंडमेंट कर लेंगे। हमारे जो नेता लोग हैं वो क्या करेंगे? एक्ट में चेंज कर देंगे, और एक्ट में चेंज करके और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरराइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग, आप बहुत बार सेक्शन लिखते हैं, इसको आप रीड कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये 12(3), इसको आप रीड कैसे करेंगे? इसको आप रीड कैसे करेंगे? इसको आप रीड कैसे करेंगे? बोलिए। इसको आप रीड कैसे करेंगे? किसी को फोन पे बताना है, कैसे बताएंगे फोन पे आप इसको? हाँ, ऐसे बोलेंगे।
पहले 12 लिखिए, फिर ब्रैकेट खोलिए, फिर उसमें 3 लिखिए 3, फिर आप v लिखिए, फिर छोटा b लिखिए। कैसे करेंगे इसको? यस, तो इसको बोला जाता है सेक्शन, इसको बोला जाता है सेक्शन, सेक्शन 12, इसको बोला जाता है सब सेक्शन, इसको बोला जाता है क्लॉज, और इसको बोला जाता है सब क्लॉज। तो देखिए मैंने क्या बोला, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। तो ऐसे बोलेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लॉज 5 सब क्लॉज बी। ठीक है, और लिखते टाइम ऐसे पहले से लिखते हैं, जब लिखा हुआ कहीं आप एक्ट में देखोगे ना, कहीं लिखा हुआ है तो वो ऐसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 5 ऑफ सब सेक्शन 3 टू सेक्शन 12, ऐसा लिखा जाता है। बट बोलेंगे कैसे, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लॉज 5 सब क्लॉज बी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 11, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? अरे रे रे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, ना 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 ना। वाओ, सब लोग बोल रहे हैं सेक्शन 2 और उसके बाद सब सेक्शन या क्लॉज। राइट आंसर इज, बेटा ये सेक्शन है और ये तुम्हारा क्लॉज है, इसको क्लॉज बोला जाता है, क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11। तो आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताइए, आप यहां पे तो आप सब सेक्शन बोल रहे थे और यहां पे आप क्लॉज बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? सर यहां तो आप बोल रहे थे सब सेक्शन 3 और यहां पे आप बोल रहे हैं क्लॉज। आपने पता है इंटर में वो उसमें फाउंडेशन में पढ़ा होगा लॉ सब्जेक्ट में, कि जैसे सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, 2H 210 ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस थे। तो एक बात समझना, इसको आप फिर क्लॉज क्यों बोलते हैं? सर एक बात बताओ, आप एक बात बताओ सर, सीधी सीधी बात बताओ सर, यहां पे आप जो बोल रहे हैं, यहां तो आप सब सेक्शन बोल रहे हैं, यहां पे आप क्लॉज बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एक बात समझना, हमेशा ध्यान रखना आप एक्ट में, कि जैसे मान लो कोई लिस्ट दे रखी है, कोई लिस्ट दे रखी है, जैसे मान लो 1 2 3 4, और इसका आपस में कनेक्शन है, मींस ये इंटरलिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है, तो इसको बोला जाता है सबसेक्शन, इसको बोला जाता है सबसेक्शन। जब ये आपस में लिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है, तो उसको बोला जाता है सबसेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो सेक्शन 12 है, उसका सबसेक्शन 1, फिर होगा उसका सबसेक्शन 2, फिर होगा उसका सबसेक्शन 3, फिर होगा सबसेक्शन 4, फिर होगा सबसेक्शन 5। और ये जो है ना, ये आपस में लिंक होते हैं, ये आपस में लिंक होते हैं, मींस ये आपस में रिलेटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सबसेक्शन। लेकिन जब कोई ऐसी लिस्ट दे रखी है और उसमें आपस में कोई लिंकेज है ही नहीं, जैसे 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, 2 5, ऐसे अगर चीजें दे रखी है और उसका आपस में कोई लिंकेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। जैसे सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन सेक्शन। मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन में एक डेफिनेशन किसी और चीज की है, दूसरी डेफिनेशन किसी और चीज की है, तीसरी डेफिनेशन किसी और चीज की है, चौथी डेफिनेशन किसी और चीज की है। यहां आपस में कोई लिंकेज नहीं है, यहां आपस में एक दूसरे का कोई लिंकेज नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन की लिस्ट दे रखी है इन्होंने, तो यहां पे जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड क्लॉज। तो क्लॉज मींस कि आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, तो उसको अपन क्लॉज बोलते हैं करके, ठीक है। और जब एक दूसरे से लिंकेज है तो उसको अपन सबसेक्शन बोलते हैं। आपको इतना याद रखना है इनकम टैक्स में कि जब भी मैं आपको सेक्शन 2 पढ़ाऊंगा, दैट इज 2 मींस डेफिनेशन, या सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा एंड सेक्शन 47 पढ़ाऊंगा, ये 3 सेक्शन जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना,
उसके साथ में जो भी लिखूंगा वो हमेशा क्लॉज होंगे, जो भी मैं लिखूंगा वो हमेशा क्लॉज होंगे। जैसे 2 मान लो 14 मैंने पढ़ाया, या मैंने मान लो 2 47 पढ़ाया, ये क्लॉज है। या मैं आपको 10 1 पढ़ाऊंगा, या फिर मैंने 10 10 पढ़ाया, ये सब क्लॉज है। क्योंकि 10 क्या होता है, एक सेक्शन होती है 10 एग्जेम्पशन की, क्या भैया ये इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक एग्जेम्पशन की लिस्ट दे दी कि ये इनकम पे आपको एग्जेम्पशन टैक्स नहीं लगेगा। वो आपस में एक दूसरे से लिंकेज नहीं है, आपस में एक दूसरे से उनका कोई भी लिंक नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड क्लॉज। वैसे ही सेक्शन 47 में मैं कराऊंगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि ये 3 सेक्शन में आपको ऐसी पढ़ाऊंगा, सेक्शन 2 इनकम टैक्स में, उसके बाद में सेक्शन 10 इनकम टैक्स में, और उसके बाद में सेक्शन 47 इनकम टैक्स में। ये 3 चीजें ऐसी होगी जहां पे मैं हमेशा क्लॉज बोलूंगा कि सेक्शन 10 क्लॉज 1 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, या सेक्शन 10 क्लॉज 10 दैट सेक्शन 10 क्लॉज 10 ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन, सेक्शन 10 क्लॉज 10A पेंशन का एग्जेम्पशन, सेक्शन 10 क्लॉज 10AA दैट इज लीव सैलरी का एग्जेम्पशन। तो मैं एग्जेम्पशन की लिस्ट पढ़ाऊंगा, इसका एक दूसरे से कोई भी लिंकेज नहीं है। अब एक और चीज समझना, आपको मैं बताऊं, बहुत बार आप केस लॉज के नाम भी सुनोगे। केस लॉज आपके इंटरमीडिएट में आते नहीं है, फाइनल में आते हैं। देखिए केस लॉज के नाम कैसे होते हैं, जैसे मान लो यहां पे SRK वर्सेस CIT, SRK वर्सेस CIT, और उसके बाद ऐसा दे रखा होता है 23023 CTR 59 बॉम्बे, और फिर मान लो 2020, ऐसा नाम दे रखा है। देखिए ऐसे केस लॉ के नाम होते हैं, इंटरमीडिएट में नहीं आते। देखिए SRK वर्सेस CIT 23 CTR 59 बॉम्बे एंड 2020। सर इसका मतलब क्या हुआ? पहले नाम किसका आता है पता है? पहले नाम आता है जो केस को फाइल करता है, जो बंदे ने केस को फाइल किया था, जो पेटिशनर था जिसने केस को फाइल किया था, पर्सन हु फाइल द केस, उसका नाम पहले आता है। दूसरा नाम आता है जो रेस्पोंडेंट रहता है, मींस CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो रेस्पोंडेंट है। SRK इज जिसने केस किया था, दूसरा नाम है जो रेस्पोंडेंट का है। ये कुछ नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर क्या होता है कि ये केस लॉ कहां पे नोट डाउन किया है, ये केस लॉ कहां पे रिकॉर्डेड है, उसका एक सीरियल नंबर है, यू कैन से दैट। ये जो केस लॉ है अमन, ये कहां पे रिकॉर्ड किया गया है, उसका एक सीरियल नंबर होता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं 23 CTR 59। ऐसे बहुत अलग अलग नंबर रहेंगे कि केस लॉ कहां रिकॉर्डेड है। कल उठ के अगर आपको ढूंढना है तो कहां ढूंढोगे ये केस लॉ को, तो आप यहां जाके ढूंढोगे। उसके बाद में बॉम्बे का मतलब ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट कब आया था? 2020 में आया था। ऐसे इस केस लॉ को पढ़ा जाता है कि ये जिसने केस किया था, ये वर्सेस वाली पार्टी, दूसरी वाली पार्टी जिसके खिलाफ केस किया था, ये जो है ये कहां पे रिकॉर्डेड है, ये जो है ये कहां पे रिकॉर्डेड है, कहां पे इसको आप ढूंढ सकते हैं कहां पे रिकॉर्डेड है, और ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है और 2020 का जजमेंट है। ये कहां का जजमेंट है? 2020 का जजमेंट। अब सर एक बात बताइए, इतनी देर से हम जो है वो सिर्फ कॉमन बातें कर रहे थे, अब हम बात करते हैं कुछ इनकम टैक्स की। मैं बताऊं, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? तो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला, सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962, और तीसरा फाइनेंस एक्ट 2021। ये 3 चीजों का आपका नॉलेज होना चाहिए। हाँ, कब लिखना है कब नहीं लिखना मैं बता दूंगा, ठीक है? आप इधर देखते जाइए। इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सर कौन कौन सी 3 चीजें? तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, आपको नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स 1962 का,
उसके बाद में आपका फिनेंस एक्ट 2021 का, सर एक बात बताइए ये क्या है, सब आपने जो बताया है यहां पे लिखा है ये क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज इनकम टैक्स एक्ट, ये जो है ना ये क्रिकेट टीम का कैप्टन है, मींस ये सब डिसाइड करेगा, ये सब चीजें ये जो बोलेगा वही होगा। मींस मेन जो है ना, मेन ये है बंदा, ये जो है ये मेन है, दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट है मेन, जिसमें प्रोविजन लिखे हुए कि टैक्स किसको लगेगा, कब लगेगा, ठीक है, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। टैक्स कैसे गवर्नमेंट को भरना है, वो सब चीजें जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखी हुई है। दूसरा होता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये क्या होता है ना, ये तुम्हारा उप कैप्टन होता है, मतलब आपका वाइस कैप्टन होता है, उप कप्तान मतलब वाइस कैप्टन होता है। तो ये क्या करता है कि इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स मतलब रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करने पड़ेंगे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब वो फॉर्म कहां दे रखे, यहां दे रखे। आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा एट अ प्रिस्क्राइब रेट, रेट कहां दे रखी है, यहां दे रखी है करके, ठीक है। आपको मान लो परक्यूज, आपको कोई भी कैलकुलेशन का मेथड फॉलो करना पड़ेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो कहां प्रिस्क्राइब किया है, यहां पे किया है। तो ये जो है ना ये एग्जैक्टली ये कैप्टन है और ये वाइस कैप्टन है। हर जगह कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए वाइस कैप्टन आएगा, कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, वाइस कैप्टन आएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बन चुका था, ये तो पहले ही बन चुका था, 1961 में बन चुका था। सर एक बात बताओ, हर साल इसमें कुछ अमेंडमेंट तो करने पड़ते हैं, और वो अमेंडमेंट जो होते हैं ना वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। अमेंडमेंट जितने भी होंगे वो अमेंडमेंट्स हमेशा फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। इनमें जो भी अमेंडमेंट करने हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो अमेंडमेंट कैसे होते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। अब आप बोलोगे ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है, तो आपको पता रहेगा हर साल एक बजट आता है, आपको ध्यान रहेगा हर साल बजट आता है। और बजट कब आता है, 1 फरवरी, हर साल की 1 फरवरी को आता है, 1 फरवरी को बजट आ जाता है। बजट आता है हर साल 1 फरवरी को। जैसे अभी जो बजट आया था वो 1 फरवरी 2021 को आया था। और ये बजट जो होता है ना इसको प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थी निर्मला सीतारमण जी, आज की डेट पे भी निर्मला सीतारमण जी है। तो देखिए बजट आता है 1 फरवरी 2021 को बजट आया था। वो बजट को प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण जी। और ये बजट होता है ना, उस बजट का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल 2021 जो है ये आया था, ये कौन सी डेट को आया था, 1 फरवरी 2021 को आया था। 1 फरवरी 2021 को ये फाइनेंस बिल 2021 आया था। अब आप मुझे बोलोगे कि क्या सर एक बात बताओ, हर साल आता है, ये आंसर इज यस, हर साल आता है। कब आता है, 1 फरवरी को। पहले कांग्रेस जब थी तो कांग्रेस के टाइम पे ये आता था 28 फरवरी को, हर साल 28 फरवरी को आता था। लेकिन जब से बीजेपी आई फिर इसको डेट को चेंज करके और 28 फरवरी की जगह उन्होंने 1 फरवरी कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या था, देखो रीजन ये था कि जब 28 फरवरी को लेके आते थे ना, और बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली 1 अप्रैल से लगेगी। अब होता क्या था कि 28 फरवरी को लेके आए, वो बिल होता था, फिर उस पर डिस्कशन होता था, डिस्कशन होने के बाद फिर वो फाइनल होता था। और फाइनल होने के टाइम पे जब एक्ट बनता था, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करता था, वो बहुत बार अप्रैल मिड में चला जाता था, बहुत बार अप्रैल मिड में, कभी कभी अप्रैल एंड तक चला जाता था, कभी कभी मई फर्स्ट वीक तक चला जाता था। तो बड़ा डिले होता था, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल कराने हैं, बट बहुत बार उसको साइन होने में वगैरह काफी डिले हो जाता था। तो इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं कि अब से जो बजट है या फाइनेंस बिल है वो 1 फरवरी को ही ले आएंगे, और 1 फरवरी को ले आएंगे जिससे कि 31 मार्च तक क्या हो जाए ना, सब कामकाज कंप्लीट हो जाए और 1 अप्रैल से सब चीजें एप्लीकेबल हो जाए। तो 31 मार्च तक क्या करेंगे, उसको एक्ट वगैरह बना देंगे,
एक्ट वगैरह बना देंगे, तो जिससे क्या होगा कि 1 अप्रैल से चीजें हैं वो लागू वगैरह हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने इस डेट को 1 फरवरी कर दिया। 1 फरवरी 2021 को हर साल एक बिल आएगा जिसको फाइनेंस बिल बोला जाता है, जो कि आपका बजट का पार्ट होता है। लेकिन सर एक बात बताइए सर, क्या ये हर साल आता है? आंसर इज यस, हर साल आता है। लेकिन एक बात बताऊं, जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं ना, उस ईयर में 2 बार बजट आता है। जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन वाले ईयर में 2 बार बजट आता है, एक तो इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक बात बताओ, बजट का मतलब क्या होता है? आने वाले साल में आप क्या करोगे वही होता है। बजट मींस आप फ्यूचर में की बात कर रहे हो। तो जैसे एक बात बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2019 में इलेक्शन था, 2019 में इलेक्शन था, अपना सेंट्रल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो 2019 में इलेक्शन था, तो इलेक्शन के ईयर में क्या होगा करके, ठीक है, इलेक्शन के ईयर में क्या होगा कि देखो 2019 का जो बजट आएगा वो बजट कौन से ईयर पे लगेगा? ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक, इस पीरियड पे लगेगा वो बजट। इस पीरियड का बजट होता है। अब एक बात बताओ, अगर 2019 में एक बजट आया पहले, उस बजट को बोला जाता है फाइनेंस बिल नंबर 1 बोला जाता है, नंबर 1 2019। और ये कब आया था पता है? ये आता है 1 फेब को आ गया, 1 फेब 2019 को। इसको बहुत बार इंटरिम बजट भी बोला जाता है। बहुत बार जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते हैं ये इंटरिम बजट है, जिसमें ज्यादा चेंजेस होते नहीं है क्योंकि इलेक्शन होने वाले होते हैं। अब एक बात बताओ, यहां इलेक्शन होंगे, कौन से मंथ में होंगे? मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हैं, मई तक रिजल्ट आ जाता है, मई तक नई गवर्नमेंट बन जाती है, फेब से इलेक्शन चालू हो जाते हैं। तो हुआ क्या, यहां पे मान लो यहां पे मई में नई गवर्नमेंट बन गई, मई 19 में। अब ये मई 19 में जब नई गवर्नमेंट बनती है, वो वापस से एक क्या करती है, अपना बजट लेके आती है, और उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल नंबर 2 2019। और ये जो है ये आया इन द मंथ ऑफ द जुलाई, ये आता है इन द मंथ ऑफ द जुलाई। तो जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं ना, उस ईयर में आप बोल सकते हैं 2 बजट आते हैं, एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। मैं 2019 को ईयर मान के आपको बता रहा हूं। जैसे 2019 में इलेक्शन था, मोदी जी वापस से री इलेक्ट हुए, बीजेपी गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई, तो जो पहला वाला बजट था ना, वो 1 फरवरी को आया था। और उस टाइम पे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट लाया था 2019 में, पहला वाला बजट जो इलेक्शन से पहले वाला। पीयूष गोयल जी, क्योंकि उस टाइम पे अरुण जेटली जी की तबीयत ठीक नहीं थी, और अरुण जेटली जी की जगह पीयूष गोयल जी है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कुछ टाइम के लिए। और ये दूसरा वाला जो जुलाई 2019 में आया था, ये हमारी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बना दिया था। तो निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी। इसको बोला जाता है फाइनल बजट और इसको बोला जाता है इंटरिम बजट। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं उस ईयर में 2 बजट आते हैं, एक इलेक्शन से पहले, एक इलेक्शन के बाद। ठीक है, अभी आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में क्या क्या चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए? एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फाइनेंस एक्ट 2021 जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। आप जो एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा वाला, अगर आपका एग्जाम है इन द मई और नवंबर 2022 एग्जाम, मई नवंबर 2022 के लिए आप अगर अपीयर हो रहे हैं, तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 से जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। सर एक बात बताइए, ये बजट आया 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को जो बजट आता है ना, उसको फाइनेंस बिल बोला जाता है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, उस पर लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशन होते हैं, किसी को कुछ सजेशन होते हैं तो वो सजेशंस दे देते हैं, फिर पार्लियामेंट में क्या होता है, इसको पास किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है। उसके बाद में उस पे साइन होते हैं अपने प्रेसिडेंट सर के, और प्रेसिडेंट जिस दिन उस पे साइन कर लेता है उस दिन वो फाइनेंस बिल नहीं बोला जाता, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। देखिए,
जिस दिन उस पे प्रेसिडेंट अपने साइन कर लेते हैं, अपने ऑटोग्राफ दे देते हैं, अपने रामनाथ कोविंद जी ने जिस दिन उस पे ऑटोग्राफ दे दिए, वो ऑटोग्राफ दिए उस दिन ये बन गया फाइनेंस एक्ट बन गया। उस दिन है वो ये फाइनेंस एक्ट बन गया। तो इस साल में आपको बता दो 28 मार्च 2021 को उस दिन उन्होंने साइन कर दिया। तो जिस दिन उन्होंने साइन कर दिया फिर वो बन जाता है तुम्हारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। तो फेब में जब आता है, जब फाइनेंस बिल बोला जाता है, फिर उसके बाद में वो पास होता है, उस पर डिस्कशन होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने तो किए जाते हैं, और उसके बाद में दोनों हाउसेस से वो पास होते हैं, और पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट सर जिस दिन इस पे साइन कर लेते हैं, प्रेसिडेंट सर जिस दिन उस पे साइन कर लेते हैं उस दिन वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करेंगे, इनकम टैक्स रूल्स के बारे में बात करेंगे, और अपन फाइनेंस एक्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब आप ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक। इससे पहले हमने आज जो भी पढ़ा दैट वाज अ कॉमन जनरल सी बातें थी कि मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, सब्जेक्ट क्या है, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार क्विकली आपको रिकैप करवा देता हूं। मैंने पहले 100 मार्क के पेपर का बाइफर्केशन आपको दिया कि बाइफर्केशन कैसे रहेगा, डीटी आईडीटी का क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं। इंडिया को रन करने के लिए पावर की जरूरत होती है, पैसे की। पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है, पैसा है वो 3 जगह से आता है। बिजनेसेस गवर्नमेंट करती है, पेरेंट्स मींस लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं। टैक्सेस 2 टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद मैंने आपको बताया ये सेक्शंस वगैरह कैसे होती है, क्या होता है, इसके बारे में बताया। इनकम टैक्स सीखने के लिए 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फाइनेंस एक्ट 2021। ये 3 चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपको इसका नॉलेज है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नॉलेज हो जाएगा। अभी आप लीजिए 10 मिनट का ब्रेक, और फिर हम 10 मिनट के बाद चालू करेंगे जब आपको नोटिंग करनी पड़ेगी, जब आपको लिखना भी पड़ेगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूँ लिखना है तब आपको लिखना है। और ये जो मैं यहाँ पे नोटिंग करता हूँ ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ है, वो आपको हर दिन मिलेगी। तो आप वो पीडीएफ को संभाल के रख सकते हैं, जब चाहिए आप देख सकते हैं, नहीं चाहिए नहीं तो देखने की जरूरत नहीं। जो जो जरूरत है वो सब चीज़ें मैं आपको आपकी नोटबुक में लिखवा दूंगा। बस अच्छी नोटबुक होनी चाहिए, 2-3 कलर की अच्छी पेन होनी चाहिए आपके पास में करके, ठीक है। जब आपको हाईलाइट वगैरह करने को बोला जाए तब आप कर सको। और मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हम लिख के पढ़ने वाले हैं, बिकॉज जब लिख के पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से याद हो जाती है चीज़ें। तो हम लिखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और है ना, लिखना चाहिए। देखो लिखने से क्या होता है, एक तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होती है। और बाकी बहुत सारे बच्चों से हम जब रिव्यू भी लेते हैं तो हर कोई यही बोलता है कि सर लिखवाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, जब हम रिवाइज़ करते हैं तो फटाफट चीज़ें हैं वो लिखी हुई चीज़ें रिवाइज़ होती है। आप जरूर आज वो जो रैंक 1 आया था इंडिया का, ऑल इंडिया रैंक 1 आया था इंटरमीडिएट का, जो बच्चा था करके, ठीक है, अर्जुन मेहरा, उसका इंटरव्यू देखे आज, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए और अर्जुन मेहरा करके नाम टाइप करें, और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 था, उसका आप जो है वो इंटरव्यू देखे, उससे आपको थोड़ी आइडिया मिलेगी। क्योंकि अभी आप पढ़ना चालू कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, एग्जाम को लेके कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ जाता है, अगर आपका टारगेट है कि रैंक लाना तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, वो सब चीज़ों को आप ध्यान दें और वो इंटरव्यू जरूर सुने। वो बहुत अच्छा बंदा है, मतलब ही इज़ अ शॉर्टेड गाय, यू कैन से दैट, कि बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा है, आपको अच्छा लगेगा देख के, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो बुक्स वगैरह आपको मिल जाएगी, आपको बुक्स वगैरह है वो मिल जाएगी। होमवर्क कॉपी भी बनानी है कि नहीं, आपको एक ही कॉपी बनानी है, एक ही नोटबुक रहेगी। वो होमवर्क क्लास वर्क दोनों उसी में रहेगा, क्लास वर्क रहेगा, फिर आपको रोज होमवर्क दिया जाएगा और उसी के साथ में आप उसी में होमवर्क करेंगे। बट बड़ी कॉपी बनाएं। अगर आपके पास 400 पेज की बुक है तो मेरे को लगता है कि कम से कम 1.5-2 बुक तो चली जाएगी। तो आप अपनी नोटबुक अच्छे से बनाएं और सब चीज़ें हम क्लास में लिख के करने वाले हैं, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल। अभी आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं।